So we will start with introduction and value of a determinant. तो यहाँ से मैट्रिक्स का वैल्यू कभी भी निकलता नहीं है। अब मैट्रिक्स का सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है, मतलब आप मैट्रिक्स का कभी भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? जब मैट्रिक्स का वैल्यू निकाला गया तो डिटर्मिनेंट दुनिया में आया। और डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो आप लोग यहीं से लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ वैल्यू, इज जस्ट अ वैल्यू। मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ वैल्यू रिलेटेड टू गिवन मैट्रिक्स। ये गिवन मैट्रिक्स से रिलेटेड सिर्फ एक वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हम 2x2 या 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करेंगे, सबसे पहले लेट मी कंसीडर 1x1 ऑर्डर मैट्रिक्स। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर होगा 1x1। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट से डिनोट किया जाता है तो इसका वैल्यू सेम रहेगा, 2 ही रहेगा। पहले ये एक मैट्रिक्स था 1x1 का, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 2 है। डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को? वेरियस सिंबल इसके लिए हम यूज करते हैं। डिनोटेड बाय डेल्टा ए डिटर्मिनेंट, और सम टाइम डी से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ वैल्यू एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, रेक्टेंगुलर का नहीं निकलेगा। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में यही सीखना है किस तरह से हम वेरियस टाइप्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर है तो इसमें 2 रोज होंगे और 2 ही कॉलम होंगे, 1 4। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? आपने पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। तो वैल्यू कितना बनेगा? 8 माइनस 3 एंड दैट इज 5। ये है डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। कई बार ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में या लॉग की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स में कंसिडर करता हूं, इधर x माइनस 1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, इधर एक्स स्क्वेयर और इधर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। इसका डिटरमिनेंट अगर निकाले तो वो भी ऐसे ही निकलेगा। पहले यहां मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई करो, पहले x को करो एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर बनेगा और माइनस 1 बनेगा। ये आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस में ऐसे जाएंगे, माइनस में क्या बनेगा? x का पावर 4 एंड माइनस एक्स स्क्वेयर। तो फाइनली देखिए क्या आंसर बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस x4 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स और माइनस 1 इसका आंसर आ गया। जब भी आपके सामने इस तरह का डिटरमिनेंट आ जाए, जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड्स में, और लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो ये 1x1 मैट्रिक्स का है डिटरमिनेंट। इसका इतना यूज नहीं है, ये सेम ही एलिमेंट निकलता है। 2x2 का पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना, तो 2x2 का डिटरमिनेंट निकलेगा। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग उसको एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक्सपेंडिंग अलोंग, किस किस के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं भाई हम? R1 वैल्यू सेम रहेगा, R2 R3, C1 C2 एंड C3, और एक और होता है जिसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, दैट इज सारूस रूल। सारूस रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एमसीक्यू वगैरह में आप सीबीएसई में इसको लगा सकते हो, कॉम्पिटिटिव में तो हम हर जगह इसको यूज कर लेते हैं सारूस रूल को। तो एक्सपेंड करने की एक साइन स्कीम होती है, वो साइन स्कीम भी मैं यहीं पे लिख देता हूं साथ में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। दिस इज द साइन स्कीम ऑफ एक्सपेंडिंग। मतलब ये R1 की होती है, ये R2 की होती है, और ये R3 की होती है। ठीक है, R1 R2 R3 की साइन स्कीम होगी। ये वाली जो साइन स्कीम है ये C1 की है, ये C2 की है, और ये C3 की। अब हम कोई भी एग्जांपल लेंगे, मैं आपको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। जैसे लेट अस सपोज ए डिटरमिनेंट हमने इस बार फाइंड करना है, 1 2 0 0 माइनस 1 3 2 4 5। अगर इसको एक्सपेंड करना तो आप हमेशा लिखना है इसके नीचे, आप जिस भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो ना बेटा, हमेशा लिखना है यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जिस भी रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हो तो उसके एलिमेंट थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 0 हो गया। और साइन स्कीम यूज कर लो आप R1 की।
R1 की साइन स्कीम क्या है, प्लस माइनस प्लस, इसके आगे प्लस लगाना है, इसके आगे माइनस लगाना है, इसके आगे प्लस लगाना है, ठीक है। तो और यहां पे 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट आप लगा लो। सबसे पहला स्टेप क्या है, जिस भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो कॉलम के अलोंग, उसके एलिमेंट थोड़ा दूर दूर लिख देंगे और वो वाली रो या कॉलम हमने छोड़ना है। तो 1 वाला रो या कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचा, -1 3 4 एंड 5, और 2 वाला रो या कॉलम 0 3, 2 वाला रो एंड कॉलम 2 5, और 0 वाला 0 -1 एंड 2 4। तो फाइनली इसका वैल्यू निकालते हैं हम। ये बाहर है 1, अंदर क्या बनेगा, -5 एंड -7, सॉरी -12, -5 -12 तो कितना बनेगा, -17, -2 इंटू ये कितना बनेगा 0 -6, तो -6 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू समथिंग, ये तो सारा 0 ही बन जाएगा। तो देखो ये बना -17 एंड +12, तो फाइनली वैल्यू हमारा कितना आया, -5 वैल्यू आ गया इसका। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का वो है -5, -5 इज आंसर। और हमने किस रो के अलोंग एक्सपेंड करा है, R1 के अलोंग। R1 के एलिमेंट थोड़ा दूर दूर लिख के साइन स्कीम यूज करेंगे R1 का, प्लस माइनस प्लस। अगर C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे होते तो कौन सा साइन स्कीम यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस। C2 के अलोंग माइनस प्लस माइनस, और R3 के अलोंग प्लस माइनस प्लस। ये एलिमेंट्स के आगे जो साइन है ये लगाने वाला। उसके बाद जो भी एलिमेंट लिखा होता है उसका रो या कॉलम छोड़ना है, और बाकी के 4 नंबर यहाँ पे लिखने हैं। ये 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट बन जाएंगे 3, और इनको एक्सपेंड करके हमने सिंप्लीफाई कर लेना। अब सेम क्वेश्चन को हम सारूस रूल से सोल्व करेंगे। 1 2 0 0 -1 3, ए डिटरमिनेंट किसका निकालना हमने, 1 2 0 0 -1 3 0 -1 3, और तीसरा रो है हमारे पास 2 4 5 2 4 5। ये डिटरमिनेंट हमने निकालना है। तो सारूस रूल क्या कहता है, वैसे इसका नाम सारस है, इसको प्यार से सारूस बुलाते हैं, ठीक है। सारूस रूल में हम क्या करेंगे, पहले 2 कॉलम रिपीट करेंगे, 1 0 एंड 2। ध्यान से समझना क्या करना है, पहले 2 कॉलम रिपीट करना है, 1 0 2 एंड 2 -1 4। पहले 2 कॉलम रिपीट कर दिए। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से आना है, यहां से 1 से शुरू करना है, जो पहला एलिमेंट। ऐसे जो लाइन में 3 एलिमेंट दिखेंगे आपको, जो ऐसे डायगोनली 3 एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं, 1 -1 एंड 5, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में फिर अगले 3 देखो कौन से हैं, 2 3 एंड 2, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 आ जाएगा। प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। ये आपने ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करना है, बीच में लगाना माइनस का साइन। बीच में कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। अब आप उल्टी तरफ से मल्टीप्लाई करते हुए जाना, 2 इंटू -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 1 4 3 जा 12, प्लस का 12 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 0 इंटू 2, तो ये भी प्लस का 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, 12 -5 7, और उधर माइनस का 12, तो फाइनली वैल्यू कितना आ रहा है, -5। तो पहले भी -5 ही आ रहा था। आप जिस मर्जी रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड कर लो या सारूस रूल लगा दो, आंसर हमेशा क्या रहता है, डिटरमिनेंट का सेम रहता है। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के बेस पे और सिंपल इंट्रोडक्शन बेस्ड और वैल्यू बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि पिछले 1-2 सालों में पूछे गए हैं, हम उन पे बात करते हैं अभी फिलहाल। तो ये था इंट्रोडक्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 के पेपर में ही पूछा गया। ये लास्ट ईयर सीबीएसई में है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दे रखा है, अल्फा बताना है। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है ना, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कई बार वो ऐसा ना लिखे बोल देंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल गिवन है, अल्फा बताना है, तो हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए एक बार इसको लिख लेते हैं, 1 2 1 1 4 1। अब जैसे ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसमें तो सिर्फ आंसर लिखना होता है। इसमें तो आपने पता कैसे रिप्रेजेंट करना है। मान लो ये लेट्स से आपके पेपर का 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन लिखे और इसके सामने आंसर लिखना है, बस ABCD जो भी है। अब मैं बताऊंगा पूरा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, सारूस से सोल्व कर लेते हैं। तो यहां तक लिखा, तो अल्फा 1 1 और 3 2 4 ये मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट के साइन लगाना सही नहीं रहेगा, बस मैंने नंबर लिख दिया ये। तो आपने जाना ऐसे, इनका प्रोडक्ट कितना है, 2 अल्फा, फिर देखो +3, उसके बाद 4 4 जा 16, तो ये प्रोडक्ट बना। माइनस में उल्टी साइड से आपने मल्टीप्लाई करना, अब 1 इंटू 2 इंटू 4
1 इंटू 2 इंटू 4 कितना होगा 8, प्लस में 4 इंटू 1 इंटू एल्फा 4 एल्फा, सही है भाई। अब यहां से आओ 1 इंटू 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, प्लस में 3, तो इसका टोटल का वैल्यू कितना गिवन है 0। ये दे रखा है ना क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना गिवन है 0 गिवन है। सो लेट अस सोल्व फर्दर। ये 2 अल्फा प्लस 19 हो गया, 2 अल्फा प्लस 19 माइनस 11, 8 प्लस 3 11 एंड माइनस 4 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखते हैं माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा, माइनस 2 अल्फा, 19 माइनस 11 8, और 8 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस 8, तो अल्फा 4 आ रहा है। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे सामने 4 आ रहा है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर था, ठीक है। एमसीक्यू में जिस बच्चे को डिटरमिनेंट सोल्व करना आता होगा तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम स्कोरिंग है, सबका 1 नंबर पक्का होना चाहिए, और सारू से जल्दी भी हो जाएगा। और ये सब कुछ आप रफ में भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में सिर्फ आपने ये लिखना है भाई मेरा आंसर है डी और वो है 4, दैट इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट। मान लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ऑप्शन ए बन रहा है और वो आंसर है -2, तो आपने ऐसे लिखना है। बोर्ड्स में अगर आपकी पहली शीट पे 20 के 20 एमसीक्यू ऐसे लिखे होंगे तो आपको 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे, अगर आपके सही होंगे सारे तो। इस तरह से लिख देना बस, एमसीक्यू को कभी भी सोल्व करके नहीं दिखाना, बस आंसर लिखना है, तो आपके नंबर पक्के हैं, ठीक है। बट वो आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं लिखना। तो डी आंसर हमारा इसका बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये ए एक मैट्रिक्स गिवन था, इसके डिटरमिनेंट का क्यूब 125 है, ए बताना है, ये भी पीवाई क्यू है, ये सारे रीसेंट ईयर्स के पीवाई क्यू। इसका डिटरमिनेंट बताओ कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 4 होगा, ए स्क्वायर माइनस 4 होगा, और इसका जो क्यूब गिवन है वो 125 दे रखा है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, ए डिटरमिनेंट जो भी है, ए डिटरमिनेंट जो भी गिवन है उसका क्यूब कितना दिया हुआ 125। ए डिटरमिनेंट आ कितना रहा है भाई, ए स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है, वो निकालिए, उसका क्यूब 120, ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और ए कितना आ जाएगा +-3। देखो 3 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये रहा ए का वैल्यू +-3। जब भी स्क्वायर उधर जाके रूट होएगा तो प्लस माइनस के दो वैल्यू आएंगे, तो +-3 इसका आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 2023 के पेपर में है 3 मार्कर में, और सीधा डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। बताना क्या, देखो अगर आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में बताइए, हमने प्रूव करना है शो दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसको थीटा से इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। थीटा से इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब हम इसको एक्सपेंड करेंगे सिंपली, जो हमारा मेथड है, और बाद में देखेंगे यार आंसर में थीटा तो है ही नहीं, बाद में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, थीटा से फ्री आना चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। आंसर में थीटा नहीं दिखना चाहिए बस, तो ये प्रूव करना है। तो इसका आंसर निकालते हैं ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लगाते हैं इस पे, x इंटू R1 की साइन स्कीम क्या होती है भाई, R1 की साइन स्कीम है प्लस माइनस प्लस, तो x के इंटू में क्या लिखूं मैं 2 क्रॉस 2 का लिख देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, -x1 एंड 1x, माइनस साइन थीटा के इंटू में क्या लिखूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा 1 कोस थीटा एंड x, प्लस कोस थीटा के इंटू में क्या लिखूं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, माइनस साइन थीटा माइनस x कोस थीटा एंड 1। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो सीधा एक्सपेंडिंग के ऊपर बेस्ड है, तो आपको एक्सपेंड करके दिखाना पड़ेगा बेटा, इसमें ज़्यादा जल्दबाजी ना करना आप लोग, क्योंकि आपने 3 नंबर इसमें गेन करने हैं, तो आपको पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। अब x के इंटू में क्या आएगा, -x² -1 माइनस साइन थीटा के इंटू में क्या आ रहा है, देखो -x साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बिल्कुल फ्री के नंबर है यार, स्कोर करना एकदम ईजी है। कोस थीटा इंटू ये क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा प्लस x कोस थीटा, प्लस क्यों भाई, क्योंकि एक माइनस की है और एक फॉर्मूले में आता है वाइल सोल्विंग, तो ये कितना बनेगा -x³ माइनस x, सही है भाई, और ये कितना बनेगा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, उधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस x कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से टर्म्स क्लब करना है, यहाँ पे एक तो कैंसिल ही हो रहा है, ये साइन कोस तो कट जाएगा, ये और ये मिलके x कॉमन आके अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज 1, तो ये x बन जाएगा, तो -x³ माइनस x, और इसको मिला के क्या मिलेगा x मिलेगा, तो x भी कट जाएगा, तो ये -x³ आ जाएगा।
इज माइनस एक्स क्यूब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा? यस। इसमें थीटा कहाँ है? इसमें तुम्हें थीटा नजर आ रहा है क्या कहीं? बताओ, नहीं नजर आ रहा तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया। ये एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ एनसीईआरटी से। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 22-23 के पेपर में पूछा गया है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बताना अगर ये दो डिटरमिनेंट इक्वल है। इसमें मैक्सिमम बच्चे पता क्या गलती करते हैं? बताओ क्या गलती करते हैं? 2 बराबर 2x और 1 बराबर x। x1 ऑप्शन में नहीं दे रखा, नहीं तो ऑप्शन में भी दे सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको? हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा, फिर इक्वेट करना पड़ेगा। इसको सोल्व करें तो 2 माइनस 20 आ रहा है, और इसको सोल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस 24 आ रहा है। क्लियर हुआ? इसको भी सोल्व कर ले, इसको भी सोल्व कर दे। अब x निकालेंगे। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हमने बतानी है, इज और आर, क्योंकि वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये कितना हुआ बेटा? -18, और ये 2x स्क्वायर माइनस 24। माइनस 24 को इधर बुला लो, प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर का वैल्यू? 6 आएगा। ये इधर आएगा तो 6 आएगा ना, x स्क्वायर आ जाएगा 3, और x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √3। बट आप एक चीज का भी ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में कई बार वो यहां पे लिख देता है फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। पॉसिबल वैल्यू की जगह क्या लिख देता है? पॉजिटिव वैल्यूज। और हम जल्दबाजी में ये भी ऑप्शन होता है, ये भी ऑप्शन होता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। तो यहां से अभी फिलहाल डी ऑप्शन इसका बन रहा है। हर बच्चा इसको सोल्व कर सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक्सपेंड करने पे बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री डाल सकते हैं। बाद में जैसे कि कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बना दिया, बाद में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लेंगे, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेंज वगैरह पता होने चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल पता कर सकते हैं। सो यहां पे इसका फॉर्मूला है, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस ए वर्टेक्स x1 y1 x2 y2, ये कौन कौन से वर्टेक्स है भाई? x1 y1 है पहला, दूसरा है x2 y2। इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं भैया आजकल। बड़ा क्वेश्चन नहीं तो छोटा क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा, लेकिन हमने तो हर तरीके से अपने मार्क्स पक्के करने, क्योंकि हमारा टारगेट 100 का है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं, 1/2 आगे x1 y1 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये डिटरमिनेंट की हेल्प से। x2 y2 1 और x3 y3 1। आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया रहेगा, उसके वर्टिसेस दिए होंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ना तो एरिया 0 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज मेरी याद रखना, ये वैल्यू है डिटरमिनेंट का। हम एरिया निकालने के लिए डिटरमिनेंट की हेल्प ले रहे हैं। क्या करें? डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया निकाल रहे हैं। बट डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है बहुत बार। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब नेगेटिव डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा तो आप उसका मोड ले लेना एरिया के लिए। एरिया के लिए क्या कर देंगे? मोड ले लेंगे। और पॉजिटिव आएगा तो एरिया पॉजिटिव तो हो ही सकता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। इफ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर देन एरिया विल बी 0, तब ये एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1/2 तो 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो इसलिए डिटरमिनेंट सिर्फ क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो इस केस में x1 y1 1, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट ईयर भी आया इसका क्वेश्चन, x3 y3 1, तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एरिया एंड राइट पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज। ये तो मैंने बताई दिया आपको। If area is given and we have to find some condition, then use both positive and negative values of the determinant using calculation। मतलब कई बार एरिया दे देंगे, इसके कहने का मतलब क्या है? कई बार हमें एरिया दिया होगा और कोई ना कोई k अननोन पूछा होगा इसमें से, k या p। तो एरिया अगर आपको 35 दिया, लेकिन आप डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हो, तो डिटरमिनेंट हो सकता है -35 था, हो सकता है 35 था, तभी एरिया 35 लिखा होगा। जब एरिया 35 है, हमें नहीं पता ना यार डिटरमिनेंट -35 था या +35 था, क्योंकि डिटरमिनेंट तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन हम। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। वर्टिसेस हमें गिवन है, तो एरिया क्या होगा भाई? पहले वर्टेक्स को हम बोल देंगे x1 y1, तो सीधा एक्सपेंड करते हैं, -1 2, अगला क्या है? 4 0, और ये 3 9, और इधर क्या लगाएंगे? सबके पीछे 1 1 लगाएंगे, और आगे क्या लगाएंगे? हाफ। एंड दिस इज ओनली आर एरिया, यही तो एरिया। हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, आगे हाफ ही लगा रहेगा भाई। इसको एक्सपेंड कर दो बेटा,
अब मैं सीधा एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, बट आप पूरा रिप्रेजेंट कर देना इसको, एमसीक्यू में तो लिख भी सकता है। -1 के इंटू में क्या आएगा, -1 वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे, 0 -9 तो -9 आएगा। -2 के इंटू में क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 -3 1 प्लस 1 के इंटू में क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 36 आएगा। सही है भाई, तो इस तरह से हम इसका एरिया लिख सकते हैं। लेट अस सोल्व फर्दर। 1/2 आगे ही रहेगा, ये बन जाएगा 9 -2 एंड प्लस 36। तो देख लो 9 -2 34, 34 प्लस 9 43, 43/2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 43/2 है क्या, कहीं नेगेटिव भी लिखा हुआ है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन बन गया। ए इज द फाइनल आंसर, 43/2 स्क्वायर यूनिट। एकदम ईजी है, ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट पॉइंट्स a + 5, a - 4, a - 2, a + 3 एंड a डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। ये कह रहे हैं कभी ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर सकते। ये यूनिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और एरिया के कंसेप्ट के बेस में। तो पहला पॉइंट है a। व्हाट इज a पॉइंट वी आर हैविंग? a पॉइंट है a + 5, a - 4, इसको मैं बोलूंगा x1 y1। दूसरा पॉइंट है b, a - 2, a + 3, इसको मैं बोलूंगा x2 y2। और तीसरा पॉइंट है c, a, इसको मैं बोलूंगा x3 y3। ये तीनों पॉइंट है। इन्होंने बोला कि प्रूव करो कि a के किसी भी वैल्यू के लिए ये कोलिनियर नहीं हो सकते। लाई इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब कोलिनियर ही होता है ना। तो हम यहां पे एरिया निकालेंगे, जो भी आपका एरिया आ रहा है वो निकाल लो। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं, एरिया निकालो। तो पहली रो में क्या आएगा, a + 5 x1 y1 1, a - 4 and 1, then x2 y2 1, a - 2, a + 3 1, then x3 y3 1, a 1। आप चाहो तो यहां एक आधा ऑपरेशन लगा के इसको थोड़ा इजी बना सकते हो, नहीं तो सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेशन लगाना तो है भी नहीं हमारे सिलेबस में, तो एक्सपेंड करते हैं इसको। तो 1/2 के इंटू में क्या आएगा फर्दर, लेट अस एक्सपेंड इट। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 का पहला एलिमेंट कौन है भाई, a + 5, तो अंदर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के a + 3 - a आ जाएगा। पहले इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस में इधर, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, -a - 4 के इंटू में क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो a - 2 - a, ध्यान से समझते जाना भाई। प्लस 1 के इंटू में क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, a² - 2a - a² - 3a। कैसे किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले तो ये मल्टीप्लाई हुआ, a² - 2a, फिर माइनस में ये, तो माइनस का a² और माइनस का 3a बन जाएगा। तो फाइनली देखते हैं कितना बन रहा है। तो यहां से अगर आप चेक करोगे a से कैंसिल हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3a + 15। पूरा सोल्व करना है, जितना सिंपलीफाई हम कर सकते हैं। यहां से देखो भाई, a से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का a है, माइनस का a -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a, और ये 4 है, 4 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8। आगे चलते हैं, लास्ट ब्रैकेट में देखते हैं, a² से a² गया, -2a -3a, -5a इंटू 1, तो -5a रह जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 ब्रैकेट, देखो 3a + 2a -5a कैंसिल हो गया ये भी, तो बचा क्या, 15 - 8 7 बचा, बस 7/2 आ रहा है। जब एरिया 0 आया ही नहीं तो पॉइंट्स कैसे कोलिनियर हो सकते हैं? पॉइंट तो तभी कोलिनियर होते हैं ना जब एरिया क्या होता है, 0 होता है, लेकिन एरिया तो 7/2 आ रहा है, तो मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है यार। पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है, जब एरिया क्या होता है 0, लेकिन एरिया कितना आया 7/2, इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो सेम स्ट्रेट लाइन पे कैसे लाई कर सकते हैं, नहीं करेंगे। आप जो मर्जी ये ले लो, यहाँ पे ये कभी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि आंसर तो कितना आ रहा है 7/2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोला होता, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव दैट, तब पक्का एरिया 0 आएगा, तब पक्का एरिया कितना आएगा 0 आएगा। तो अभी कितना आया 7/2, 0 नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये 3 मार्क्स में इस साल के पेपर में रिपीट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, 3 मार्कर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये भी देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ए और बी को देखो, एक लाइन है ए बी से ज्वाइन करने से बनती है वो। ए पॉइंट क्या है 1,3, ये भी कंसेप्ट आ गया इसमें, चलो अच्छी बात है। ये मैं सोच ही रहा था भाई ये आना चाहिए कंसेप्ट, नहीं तो मैं वापस थ्योरी में जाके बताता आपको। किन्हीं भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से लाइन कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग ए एंड बी,
बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। पहले इतना क्वेश्चन करेंगे हम, पहले वो लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद बताना है फाइंड के इफ डी k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो बेसिकली टोटल ये 2 क्वेश्चन है, एक नहीं है ये, इसके अंदर 2 क्वेश्चन मिक्स करे हुए हैं। तो आगे वाले पे बात करेंगे, पहले ग्रीन से पहले वाला निकालते हैं। ए पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, अब मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है यार। तो इस लाइन के ऊपर आपको कोई एक अननोन पॉइंट लेना पड़ेगा सी, और उस सी को आप लेट कर लो x, y, वो कहीं भी ले लो, तो तभी इक्वेशन बनेगा। अब आप मुझे बताओ ए बी सी कैसे हैं? ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। यहां पे ए बी सी कैसे बन गए भाई? कोलिनियर बन गए। कोलिनियर बन गए तो एरिया क्या कर देंगे हम? 0 कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या कर देंगे? 0। तो उससे इक्वेशन आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का जब भी इक्वेशन बताना हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर लेना। 2 पॉइंट दे रखे थे, एक एक्स वाई लेट कर लेना। तो डिटर्मिनेंट क्या लिखूं मैं? x1 y1 1 1 3 1 0 0 1 एंड xy1। आप कहीं भी बिठा सकते हो एक्स वाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसको 0 कर दो आप, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो देखें एक्सपेंड करके क्या आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 के इंटू में क्या आएगा? -y। फिर -3 के इंटू में क्या आएगा? देखो ध्यान से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 नहीं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा भाई? x आएगा, ठीक है। और 1 के इंटू में क्या आएगा? लास्ट वाला जो 1 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें 0 आएगा। और उधर कौन है सामने? 0 है। तो फाइनली इक्वेशन है -3x -y = 0, और आप इसको 3x + y = 0 भी लिख सकते हो। तो कैसे बनाया इक्वेशन? 2 पॉइंट तो दे ही रखे थे, 1 3 और 0 0। एक लेट कर लो x, y, और लेट करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 कर दो, बस उससे इक्वेशन आ जाएगा। किधर आएगा? -x -3, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, -x आएगा, तो +3x हो जाएगा, +3x हो जाएगा। तो ये सही लिखा था फिर तो, 3x - y, यहीं तक छोड़ दो, 3x - y नहीं, ठीक है, 3x - y एंड इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द ओनली आंसर। आगे अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब ए पॉइंट है हमारे पास 1, 3, बी पॉइंट है 0, 0, और एक डी पॉइंट दे दिया k, 0। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का छोटा सा कंसेप्ट है। एरिया कितना दे रखा भाई? 3। एरिया कितना दिया हुआ है? 3, और k बताना है। अब एरिया 3 दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/2 1 3 1 0 0 1 और k 0 1। इनका यूज करके तो एरिया ये होगा, एरिया ये होगा, लेकिन ये तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में एरिया कितना दिया हुआ है? 3। तो यहां पे आप +-3 लेना हमेशा। ये गलती बिल्कुल भी मत करना भूल के भी। लास्ट ईयर इसी का क्वेश्चन आया था बेटा मेरे ख्याल से। मैं स्लाइड में है क्या? वो नहीं, स्लाइड में है नहीं वो। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन ही है, आप ढूंढ लेना पीवाईक्यू में। उन्होंने एरिया दे रखा था, और वो एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 में लास्ट क्वेश्चन है वो, k का वैल्यू जिसमें +-12 कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो हमने करना क्या है भाई? एरिया दिया 3, लेकिन ये एरिया तो है, लेकिन साथ में किसका वैल्यू है? डिटर्मिनेंट का। अब एरिया अगर 3 है तो मुझे नहीं पता ना कि मेरा डिटरमिनेंट 3 आया था या -3 आया था। जब डिटरमिनेंट 3 आया होगा तो भी एरिया क्या होगा? 3, और -3 आया होगा तो भी एरिया क्या होगा? 3। तो इसलिए मैं डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या लूंगा? +-। याद रखना, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा लेना है +- में, एरिया का वैल्यू हमेशा लेना है प्लस में। तो यहां से k निकाल देंगे बस, इसको एक्सपेंड कर लो और 2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखते हैं यहां से 1 के इंटू में क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, -3 के इंटू में क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -k, और +1 के इंटू में क्या आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी 0 है, और उधर क्या हो गया? +-6 हो गया, 2 उधर चले गया। तो यहां से आ रहा है सिर्फ ये 1 नहीं सॉरी 0 है ये भी, 3k बराबर +-6। तो k क्या आ जाएगा? +-2। तो इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट है। आपके पेपर में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी पार्ट। जितने डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स और कोफैक्टर्स होते हैं। तो दोनों पे हम बात करेंगे बारी बारी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आप लिख लेना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ माइनर्स। ये आपने याद रखना है। माइनर्स कैसे निकलते हैं? माइनर सिर्फ एक वैल्यू होता है, नंबर ऑफ माइनर्स और नंबर ऑफ कोफैक्टर्स। पहले हम लोग निकालने सीखेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, जो भी 1-2 बेसिक सी प्रॉपर्टी है। जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है 2 × 2 ऑर्डर का, 1 2 3 4, पहले माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं M11 से।
M11 कैसे निकलेगा, पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देना आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा। और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये माइनर्स होते हैं। तो जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही माइनर्स के वैल्यू आए, और इनफैक्ट माइनर भी यही एलिमेंट्स बनते हैं आपस में ही। M11 ये लास्ट वाला बनेगा, ये M12, ये M21 और ये M22। को फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो को फैक्टर्स A11 से डिनोट करते हैं या C11 से। A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही छोड़ना है तो 4 आ गया। बस माइनर और को फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये सम चेक कर लेना आप। अगर ओड है तो आगे माइनस लगा देना, इवन है तो एज इट इज रखना। जैसे A12 अगर हम निकालें तो है तो 3 बट एक्चुअल में कितना आएगा, -3, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, ओड है। A21 ये -2 आ जाएगा, और A22 क्योंकि दोनों नंबर का सम इवन है तो इसलिए सेम रहेगा। तो व्हाट इज AIJ, AIJ स्टैंड फॉर कोफैक्टर। ये -1 का पावर I प्लस जे इंटू MIJ होता है। इसलिए ये तो फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूले के बजाय हमने क्या याद कर लिया भाई, अगर I प्लस जे का सम इवन होगा तो -1 का पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा। और -1 का पावर अगर ओड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने वही लिखा है। जब सम कैसा है, ओड है तो नेगेटिव और इवन है तो एज इट इज। ये 2x2 ऑर्डर के माइनर्स हैं। अगर 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की बात करें, कोई भी रैंडम एक डिटरमिनेंट में कंसिडर कर लेता हूँ, 1 2 3 0 1 4 एंड 1 7 3, ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसके को फैक्टर्स के पता करते हैं। A11 कैसे पता करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा, 1 4 एंड 7 3, तो वैल्यू कितना आएगा, 3 - 28, 3 - 28 यानी कि माइनस का 25, ये वैल्यू आ जाएगा A11। पहला को फैक्टर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया। A12 क्या होगा, एक रो के मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 0 4 और 1 3। ध्यान से देखना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बनेगा 0 - 4, 0 - 4 यानी कि -4, बट एक माइनस ये ओड के नाम का आएगा तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 - 1 तो -1 हो जाएगा। ऐसे देखो आप A21, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 21, 6 - 21 कितना होगा, 15, -15, तो ये +15 हो जाएगा क्योंकि सम कैसा है, ओड है। सिमिलरली देखो आप A22 कैसे निकालेंगे, जितने एलिमेंट्स हैं अगेन मैं बोलता हूं उतने ही माइनर्स बनेंगे, तो उतने ही कोफैक्टर बनेंगे, उतने ही माइनर्स, तो 9 होंगे इसके। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 - 3 यानी ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 3 है ना यहाँ पे, दिस नंबर इज 3। तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, बाकी भी निकाल सकते हैं। तो इनके डेफिनेशन वगैरह लिखे हुए हैं। फिर से मैं बताता हूँ, केस स्टडी क्वेश्चन और जो MCQ होते हैं और जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेशन से कई बार बन जाते हैं, और बच्चे जनरली थ्योरी स्किप कर देते हैं तो सीधा क्वेश्चन की तरफ भागते हैं, तो फिर उनके MCQ हो नहीं पाते प्रॉपर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ एलिमेंट है, इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, वही है, उस रो को और कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट मिलेगा वो माइनर होगा। को फैक्टर क्या है, ये -1 का पावर, ये मैंने लिखा पिछली स्लाइड पे भी, AIJ क्या होता है, -1 का पावर I प्लस जे MIJ होता है। तो भाई पहले आप माइनर निकालो या फिर सीधा को फैक्टर ही निकालो, क्योंकि हमारे लिए को फैक्टर यूज होंगे। अब यहाँ पे दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम। कैसे निकालते हैं, ये पूछा भी जा सकता है पेपर में। एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम, किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम का यूज करके हम लोग कैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा AIJ एंड AIJ, ये फॉर्मूला है। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब हमने सम करना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट सपोज हमने एक डिटरमिनेंट यहाँ पे सोल्व किया था और पहली रो के कोफैक्टर मैंने इधर बना रखे हैं। यू कैन सी, देखो पहली रो के कोफैक्टर कौन कौन से हैं। A11 फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ, पहला था
-25 और A12 कितना है 4 और A13 दैट इज -1। ये पहली रो के कोफैक्टर है। अगर मेरे को इनका यूज करके डिटरमिनेंट निकालना है, पर्टिकुलरली जब भी क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, तो आप फर्स्ट रो के यूज करेंगे। बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के यूज करेंगे। ये तो एलिमेंट, ये तो कोफैक्टर हो गए। साथ में एलिमेंट लिख लो, ये स्मॉल लेटर से डिनोट करे जाते हैं ना एलिमेंट्स। तो A11 क्या है 1 और A12 2 और A13 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये तो कोफैक्टर है और ये क्या है एलिमेंट्स है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा A11 कोरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर एलिमेंट A11 है तो कोफैक्टर भी A11 होना चाहिए। उसके बाद कौन है A12 और A12 प्लस A13 ठीक है, 1 मार्कर में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कितना बनेगा, यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -25 प्लस 8 एंड -3, तो -25 -3 -28, तो -20 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है। वैसे सोल्व करेंगे तो भी सेम आएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के माइनर्स और कोफैक्टर्स को यूज करके हम डिटरमिनेंट इस तरह से फाइंड करते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी में माइनर्स की बात करूं, क्या हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के माइनर को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया। एक चीज और आपने याद रखनी है, लेकिन अगर देखो अभी इसमें मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम के माइनर्स, कॉलम के कोफैक्टर्स उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट आ जाता है, अदरवाइज ये वैल्यू 0 होता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व करा हुआ डिटरमिनेंट वाला, मान लो आपने कोफैक्टर तो ले लिए पहली रो के, कोफैक्टर तो किसके कंसीडर कर लिए फर्स्ट रो के, और एलिमेंट ले लिए सेकंड रो के, तो देखो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगा। निकाल के दिखाता हूं आपको। सेकंड रो के एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, 0। पहला एलिमेंट कौन है, 0 है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, कोफैक्टर ले रहा हूं पहली रो के और एलिमेंट्स ले रहा हूं सेकंड रो के। तो देखिए वैल्यू क्या बनेगा, कोफैक्टर फर्स्ट रो के और एलिमेंट सेकंड रो के। पहला कोफैक्टर कौन है -25 और पहला एलिमेंट बताना सेकंड रो का 0, प्लस में 4 × 1, ठीक है भाई, प्लस में 4 × -1, ये डेफिनेटली क्या होगा 0 होगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट आता है, किसी और से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो सर क्या ये फॉर्मूला माइनर के केस में भी एप्लीकेबल है? नहीं, माइनर्स में नहीं होगा। माइनर से डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ कोफैक्टर की हेल्प से आएगा। इफ वी विल मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ एनी रो विद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो देन आंसर विल बी 0। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर बेस्ड है PYQ। हमें एक डिटरमिनेंट यहाँ पे गिवन है, A11 A12 ऐसे 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। Aij इज अ कोफैक्टर। ये कैपिटल Aij किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोफैक्टर को, और स्मॉल aij किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को। ये गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय डेल्टा, डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है। तो ये वही तो फॉर्मूला ही तो है। तो देखो आप कौन से ऑप्शन में सेम दिखेंगे आपको, दोनों एलिमेंट का नंबर और कोफैक्टर का नंबर सेम दिखना चाहिए। पहले में देखें A11 A31, ये यहीं से होंगे। इसका वैल्यू क्या होगा 0। क्या होगा इसका वैल्यू 0, क्योंकि देखो आप एलिमेंट पहली रो के हैं और कोफैक्टर थर्ड रो के हैं, 31 32 33, इसका तो 0 आएगा ना। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर D बनेगा, क्योंकि A11 A11 A21 A21 A31 और A31, ठीक है। तो D इज द ऑप्शन। इसमें देखें इसका वैल्यू क्या आएगा, A11 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 A12 A21, इसमें तो इसका 0 भी नहीं आएगा, इसका तो कुछ और ही आएगा, इसका भी कुछ और आंसर आएगा। तो कहने का मतलब उसने क्या पूछा था, डेल्टा, डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट, तो हमारा D ऑप्शन इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिटरमिनेंट दिस फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 3। ऐसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पूछ सकते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट 3 एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 5। माइनर ऑफ 3 क्या होगा भाई, माइनर ऑफ 3 एक डिटरमिनेंट बनेगा। 3 वाला रो और कॉलम छोड़ दो, जहां भी 3 बैठा हुआ, ये रहा 3 वाला रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 2 0 1 5, तो कितना आ जाएगा 10 - 0 यानी 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनर ऑफ एलिमेंट 3 है, सिर्फ 3 का माइनर पूछा था। आगे देखो किसका कोफैक्टर बताना है, 5 का, ये भी लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 5। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा भाई। 5 का कोफैक्टर बताने के लिए 5 देखो पहले बैठा कहां पे, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, A32 है ये, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बाकी क्या बचा
2 6 माइनस 1 एंड 3, तो मल्टीप्लाई करना ये आ जाएगा 6 प्लस 6 यानी कि 12, बट एक नेगेटिव साइन इसके नाम का आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, -12 बनेगा। ठीक है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में बैठा ना 5, इसका कोफैक्टर निकालना था, तो -12 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एडजॉइंट आ गया, बस माइनर कोफैक्टर जो है वो एडजॉइंट में यूज होगा, तो वहीं पे हम इसका यूज करेंगे, बट उससे पहले हमें निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। एक कोफैक्टर मैट्रिक्स हम बनाएंगे सारे कोफैक्टर्स निकाल के, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट है उस पर हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं अभी यहीं पे बता दूंगा आपको, कुछ लिखी भी हुई है यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स। पहले तो एडजॉइंट निकालना सीखना है हमने, तो पहले एडजॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। यार एडजॉइंट निकालना हमें आना चाहिए 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का, दोनों तरह का। एडजॉइंट की अगर मैं बात करूं डिटेल में, सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज नथिंग बट, क्या होता है भाई एडजॉइंट ऑफ ए, पॉइंट नंबर 1, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। भाई आप एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। जैसे कि 2x2 ऑर्डर पे मैं बात करता हूं, कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले बताना A11 4 आएगा, A12 -3, A21 -2 एंड A22 दैट इज 1। ये सारे कोफैक्टर हमने इसके लिख दिए। यहां से बैक साइड से स्टार्ट कर लेना आपको फैक्टर लिखते हुए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बताओ क्या बनेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये बहुत इजी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, A11 आएगा पहले, फिर A12 आएगा -3, फिर A21 आएगा और फिर A22 आएगा। ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो व्हाट विल बी एडजॉइंट, इसका अगर एडजॉइंट हम लिखे तो फाइनली क्या बनेगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी बना इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। 4 ऐसे आ जाएगा, -3 -2 एंड 1, ये ऐसे आ गया। ये हमारा एडजॉइंट है 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब ये डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर क्यों है, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट का भी यूज होता है। वैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स का निकलता है, एडजॉइंट किसका निकलेगा, मैट्रिक्स का निकलेगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही बनेगा। अब यहां से अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट आपको एकदम से निकालना आना चाहिए बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी बड़े क्वेश्चन में हम सीधा लिख देंगे। एडजॉइंट अगर आप देखोगे तो क्या चेंज हुआ है, डायगोनल एलिमेंट तो स्वैप हो गए, इधर स्वैप द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। ए से एडजॉइंट ऑफ ए में जाने में देखो क्या क्या चेंज आए, ये तो मैंने निकाल के दिखाया ना। वैसे देख लो, आप डायरेक्ट पता कर लो, 1 4 ने अपनी जगह बदल ली, 4 1 हो गया। और ये 2 था, ये -2 बन गया, और 3 का क्या बन गया, -3। तो अगर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट लिखना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1, स्वैप द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। और नंबर 2, चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल के साइन बदल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास सीधा एडजॉइंट आ जाएगा। किसी बड़े क्वेश्चन में हम एडजॉइंट को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा इतना। कैसे करना है भाई, डायगोनल एलिमेंट को स्वैप करना, उनकी जगह बदल लेनी, और नॉन डायगोनल को क्या कर देना, उनका साइन चेंज कर देना। अब एडजॉइंट की हम बात करते हैं 3x3 ऑर्डर, और फिर प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। 3x3 का भी ऐसे ही हम निकालेंगे। मान लो आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, 1 2 0 1 2 3 2 4 6, आप क्या बनाओगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, अभी मैंने कोफैक्टर निकालने आपको सिखाए हैं, तो ये मैं पूरा नहीं बता रहा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, ट्रांसपोज कर देना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना। बट मैं इसका आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, ये सीख लेना आप लोग, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स विद इन सेकेंड्स। अगर एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो लगा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो आपने एडजॉइंट के ट्रिक के लिए क्या करना है, 1 2 0 ऐसे एलिमेंट लिखना है पहली रो के, फिर दूसरा क्या है 1 2 3, ये ध्यान से समझना भाई, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ ट्रिक 2 4 6। उसके बाद आपने पहले 2 कॉलम रिपीट करने हैं, देखो एकदम से आंसर आएगा इसका 1 1 1 और 2 2 4। एक बार पूरा समझ लेना आप ध्यान से। पहले तो मैंने पूरा मैट्रिक्स लिखा, 1 1 2 2 2 4 एंड 0 3 6,
फिर मैंने लिखा 1 1 2, उसके बाद 2 2 4। पहले दो कॉलम रिपीट करने हैं, ध्यान से समझना। ऐसा सारूस रूल में भी करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट निकालते टाइम। हमने क्या करना है, अभी फिलहाल दो कॉलम रिपीट करने, उसके बाद पूरी पहली रो 1 2 1 2 0 1 2, ठीक है, और 1 2 3 1 2, पूरी पहली रो और पूरा सेकंड रो भी मैंने रिपीट कर दिया। उसके बाद पहले क्या किया, पहले तो ये 9 एलिमेंट्स थे, पहले दो कॉलम रिपीट करे और उसके बाद पूरी फर्स्ट रो और सेकंड रो। उसके बाद आपने करना ये, इसको हटा दो और इसको हटा दो, बाकी जो बचा इससे मैं एडजॉइंट अब लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्ट। ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ ए, एक 3 क्रॉस 3 का साइन बना लेते हैं। आपने करना कैसे है, ऐसे मल्टीप्लाई करना, 12 माइनस 12, 0 हुआ तो 0 यहां लिख दो, पहला एलिमेंट है 12 माइनस 12 0। फिर आगे चलो 6 माइनस 6, ये भी 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, ये भी 0 लिख दो। आगे देखो ये सारे 0 आ जा रहे हैं, 4 माइनस 4, ये भी 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई ऐसे करना है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है, हॉरिजॉन्टली लिखना वर्टिकली है, मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टली करना है, लिखना वर्टिकली है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से चलना भाई, इधर से 0 एंड माइनस 12, माइनस 12 आ जाएगा। आगे चलो 6 माइनस 0, 6 आ जाएगा। आगे चलो 4 माइनस 4, ये 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है, लिखना वर्टिकली है। यहां से चलो 6 माइनस 0, 6 आ जाएगा। 0 माइनस 3, माइनस 3 आ जाएगा। 2 माइनस 2, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये सीधा एडजॉइंट है। अगर आपको कभी जरूरत पड़े कम टाइम में निकालने की तो आप ऐसे निकाल लेना। करना क्या था, पूरा मैट्रिक्स ऐसे ही लिखना है, फिर पहले दो कॉलम रिपीट करने हैं, फिर पूरी फर्स्ट रो और सेकंड रो रिपीट करनी है, फिर इसको डिलीट कर देना आप, ये और ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे लिखना, सीधा एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। लेकिन सीबीएसई में आप यही वाला मेथड प्रेफर करोगे बेटा, को फैक्टर्स आप सीधे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सारी कैलकुलेशन के, और सीधा एडजॉइंट लिख देना। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, इसका क्वेश्चन हर साल आ रहा है भाई, लास्ट ईयर भी आया, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको क्वेश्चन, बट उससे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है। आई की जगह कई बार यहाँ I3 लिखा होता है, कई बार I2 लिखा होता है। I3 लिखा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और I2 लिखा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ भी है और हमारे सिलेबस में, तो आप एनसीईआरटी से देख लेना इसका प्रूफ एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार बोलेंगे हम इसको। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1 होता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट का पावर n-1, ठीक है। लेकिन यहां पे ना कई बार एडजॉइंट बढ़ जाते हैं, अभी तो एक ही एडजॉइंट है, कितना एडजॉइंट है अभी, एक, तो ए डिटर्मिनेंट का पावर कितना आया, n-1। कई बार यहां पे क्या होगा कि इसी प्रॉपर्टी में 2 एडजॉइंट कर देगा या 3 कर देगा और ऐसे लिख देगा, ऐसे डराने के लिए। ये भी एकदम इजी होता है, ये ए डिटर्मिनेंट की पावर, जितने एडजॉइंट है ना, जितने एडजॉइंट है उतना ही इसका स्क्वायर कर देना या क्यूब कर देना। जैसे 3 एडजॉइंट है तो क्यूब हो जाएगा, इसमें 4 एडजॉइंट होते तो n-1 का पावर 4 हो जाता। व्हाट इज n, n क्या है यहाँ पे भाई, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 बताई है मैंने, देखो इसका क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, बोर्ड्स में आया हुआ, ये लो, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। ए डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 5 दे रखे, ए डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ 5। हमने बताना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, फॉर्मूला क्या है भाई, एक ही बार एडजॉइंट है इसमें, तो ए डिटरमिनेंट का पावर n-1, यानी 5 का पावर n-1, 3 - 1 5 का पावर 2, यानी आंसर कितना आ गया 25। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया, देखो समझ आया। तो एडजॉइंट के बेस पे और भी हैं क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज बेस्ड ही आएंगे, ये भी प्रॉपर्टीज बेस्ड है, बट पहले हम सारी सीख लेते हैं बारी बारी करके। तो ये था सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखना, ये है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हो गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के ए
क्या है ये, एडजॉइंट ऑफ के। कई बार बोल देंगे इधर एडजॉइंट ऑफ 2a बता दो या एडजॉइंट ऑफ 3a बता दो, तो ये होगा k का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, k का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अगेन यहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है यहां पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, तीन पढ़ चुके ना हम। प्रॉपर्टी नंबर 4 में यहां पे आ जाएगा ये, जैसे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट था ना इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखोगे, उसमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट था, इसमें डिटरमिनेंट नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो डिटरमिनेंट नहीं है, तो ये क्या होता है, ये a इंटू ए डिटरमिनेंट का पावर n-2 होता है। ये a इंटू ए डिटरमिनेंट का पावर कितना होता है, n-2, ठीक है। लेकिन अगर इसका डिटरमिनेंट बताना होता तो क्या होता, अगर इसका डिटरमिनेंट बताना होता तो क्या होता, a डिटरमिनेंट का पावर n-1 का स्क्वायर होता। आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो मैं ये लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, और एक मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ a। इसमें डिटरमिनेंट नहीं लगा हुआ बेटा, बट इसमें डिटरमिनेंट है। ये तो a डिटरमिनेंट का पावर n-1 का कितने एडजॉइंट है भाई, 2, तो स्क्वायर हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैट्रिक्स नहीं है, वैल्यू है। और ये भी क्या है, ये भी वैल्यू है। ए डिटरमिनेंट का आप जो मर्जी पावर कर दो, वैल्यू ही आएगा ना। लेकिन अगर आप इसको चेक करोगे, दिस इज अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का पहले एडजॉइंट लेना है, फिर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका एक और बार एडजॉइंट लेना, तो मैट्रिक्स ही बनेगा ना। तो इधर भी तो मैट्रिक्स ही है, ये भी, ये तो वैल्यू बना ए डिटरमिनेंट का पावर n-2 इंटू में ए, तो मैट्रिक्स ही है ना ओवरऑल। सो मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स, वैल्यू इक्वल्स टू, ये याद रखना बेटा, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाना आप, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और जेई में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा मेन है। और देख लेते हैं और कौन सी लिखी हुई है यहाँ पे जो हमने स्लाइड डाली हुई इसमें। एक ये है ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ नंबर 5, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ये भी आप डायरेक्ट याद रख लेना, ये ए डिटरमिनेंट का पावर n होता है, एंड व्हाट इज n अगेन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की है भाई, सही है। तो ये सभी, ये 5 तो आप बेसिक लेवल पे याद कर लो। एक आधी प्रॉपर्टी इसकी इनवर्स के साथ मिक्स होकर बन सकती है, तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो उसके बाद तो इसमें इनवर्स ही लिखा हुआ है, बट इनवर्स से पहले हम ये एडजॉइंट वाले क्वेश्चन करेंगे जो भी प्रॉपर्टीज बेस्ड है, फिर इनवर्स स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये सारे इनवर्स तो दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इस पे बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है 2, 5, -11 एंड 7, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बताना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये MCQ है, और ये टर्म 1 में पूछा गया 21-22 में, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है यहाँ पे 2, 5, -11 एंड 7। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बताना है। तो पहले एडजॉइंट ए लिख लो। एडजॉइंट ए लिखने का मैंने ट्रिक बताया था ना, वो कामयाब होगा ना। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे और इनके साइन बदल देंगे। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज कर दो बस। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए का क्या करना है, ट्रांसपोज। तो पहली रो का कॉलम बना दो, 7 - 5 और 11,2। तो कौन सा ऑप्शन बना, सी या डी? देखो सारे ऑप्शन एक जैसे नजर आ रहे हैं, ये बन रहा है सी, 7, 11 एंड -5,2। तो पहले हमने क्या करा, एडजॉइंट ए, डायगोनल एलिमेंट को स्वैप करा, नॉन डायगोनल का साइन बदल दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एन का वैल्यू कितना हो गया 3, ये गिवन है। ए डिटरमिनेंट भी गिवन है 12। हमने बताना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है भाई, अभी अभी बताया था, ए डिटरमिनेंट का पावर n, ए डिटरमिनेंट का पावर n होता है, और ए डिटरमिनेंट कितना है 12, और पावर n कितना हो जाएगा 3, तो 1728, सी ऑप्शन आ जाएगा। 1728 इज द आंसर। प्रॉपर्टी पता हो तो क्वेश्चन एकदम इजी है, नहीं तो इसमें बच्चे फिर पता क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए डिटरमिनेंट अलग और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अलग। क्या ऐसे लिखना सही है, क्या ऐसे लिखना सही है? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, लेंथी है, बट लिखना सही है, गलत नहीं है। ये लेंथी है, लेकिन यार ए बी का डिटरमिनेंट आप ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट तो लिख सकते हो यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अलग अलग डिटरमिनेंट आप लगा सकते हो। तो ये भी दोनों मैट्रिक्स ही तो है, ये भी दोनों क्या है, तो अलग अलग डिटरमिनेंट तो लगा सकते हो बट लेंथी है, इसमें आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ता। अच्छा लेंथी तो है ही, एडजॉइंट ए तो तब निकालोगे ना जब ए होगा, ए है, ए है बताऊं, बट इसके लिए भी फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, ठीक है। और ये तो है ही हमारे पास। बंद हो गया वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। अब इनवर्स हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। पहली चीज, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर पहले किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले हम ए डिटरमिनेंट चेक करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। पहली चीज, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता कैसे है, फॉर्मूला ये, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटरमिनेंट, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स पहले मतलब पिछले सीबीएसई लेक्चर्स में उसमें भी था, मतलब लास्ट ईयर इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी इंक्लूड था, बट इस साल वो डिलीटेड है। तो बस ये एक ही फॉर्मूला है, द डिटरमिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0, देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड देन ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज नॉन सिंगुलर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर का नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये, एडजॉइंट ए बाय ए डिटरमिनेंट, बनेगा मैट्रिक्स ही। मैट्रिक्स का इनवर्स एक मैट्रिक्स ही होता है। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स बनेगा, ये फॉर्मूला है। तो पहली बात तो थी फॉर्मूले की, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले तो आप फॉर्मूला याद कर लो। प्रॉपर्टीज में देखते हैं, यहीं पे लिखते हैं सारी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टी, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, और ये इसका प्रूफ भी है सिलेबस में, तो वो आप एनसीईआरटी से कर लेना इसका प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ है सिलेबस में हमारे, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड देखते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स ए हम ऐसा कह सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई जो ए का इनवर्स अगर हम 2 बार कर दें तो वापिस से ए ही आ जाता है, तो ये तो अंडरस्टूड है, तो वापिस से ए आ जाएगा। नंबर 3, ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो, ये दोनों चीजें भी क्या होती है, सेम होती है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स या ए इनवर्स का ट्रांसपोज, बोथ आर सेम। ट्रांसपोज आपको पता है रोज को कॉलम में चेंज करने से आता है। नंबर 4, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट लेना हो, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट अगर लेना हो तो ये 1/a डिटरमिनेंट होता है, 1/a डिटरमिनेंट। मान लो कभी आपके सामने आ जाए भाई ए बी का इनवर्स है और इसका डिटरमिनेंट लेना है, ए बी का इनवर्स और इसका डिटरमिनेंट लेना, तो ये 1/ab का डिटरमिनेंट हो जाएगा। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/a डिटरमिनेंट होता है, ये सीबीएसई में काफी इंपॉर्टेंट है। ये जब आप प्रैक्टिकल वगैरह दोगे तो वाइवा में भी टीचर्स बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटरमिनेंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है वाइवा में, जब भी आपका फाइनल प्रैक्टिकल होता है। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1/a डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी, हाँ एक ये याद रख लेना आप लोग, के ए का इनवर्स, के ए का इनवर्स जो होता है वो 1/k इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। के का इनवर्स 1/k इंटू ए इनवर्स। नंबर 6, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी है तो ही वो एक दूसरे का इनवर्स होती है। आप इसको ए इनवर्स इंटू ए भी कह सकते हो। जब ये दोनों तरफ से आई होता है तो ही ये मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स बनती है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी है। अगर आप किसी मैट्रिक्स को, जैसे ए इनवर्स को कभी आपने आई से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, आई से, ये बहुत बार सामने आता है, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ए इनवर्स ही बन जाएगा वापस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने इसकी बता दी है जो भी सीबीएसई लेवल पे यूज हो सकती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। लेट अस डिस्कस विद दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। हमने बताना है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्राइसिस। इन्वर्टिबल मैट्राइसिस का मतलब है इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ए और बी के, ऑफ द सेम ऑर्डर गिवन दैट ए बी का इनवर्स, ये दिया हुआ है हमें, ए बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट दे रखा है 8, ठीक है, और ए डिटरमिनेंट भी दिया हुआ है 3/4। बी का डिटरमिनेंट निकालना है। ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा बताओ, 1/ab का डिटरमिनेंट। अभी अभी बताया, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/a डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, अलग अलग लिख सकते हो।
ए बी के डिटरमिनेंट को ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यूज ही हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, हमने बताना है बी डिटरमिनेंट, उसको तो वहाँ ले जाओ, बी डिटरमिनेंट उस तरफ चले गया, 8 डिवाइड में आ जाएगा, 8 आ गया डिवाइड में, और ए डिटरमिनेंट का वैल्यू रख देंगे दैट इज 3/4, तो 3 इधर और 4 ऊपर। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा, व्हाट इज बी डिटरमिनेंट, 1/6 हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, ए इनवर्स का जब भी आपने डिटरमिनेंट करना हो तो आप क्या लिखोगे बेटा, 1/a डिटरमिनेंट लिखोगे, और बी इनवर्स का डिटरमिनेंट करना हो तो 1/b डिटरमिनेंट, और ए बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट करना हो तो 1/ab का डिटरमिनेंट, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज यूजिंग हियर। नेक्स्ट देखते हैं, ओके ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। इफ ए इज अ 3x3 ऑर्डर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, हमें जो गिवन है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, व्हाट इज गिवन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर के, ये गिवन है। ठीक है, तो इसमें से के निकालना है, तो वैल्यू निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स यानी ऐसे ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, और ये ऐसे ए डिटरमिनेंट का पावर के, डी ई टी लिखा हुआ मतलब डिटरमिनेंट ही तो है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/a डिटरमिनेंट, और इसको एज इट इज रखो आप, है तो ये वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही उस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट का पावर k प्लस 1, और उधर कौन है 1 है, तो ए डिटरमिनेंट का पावर k 1 इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट का पावर k इंटू ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो टोटल क्या बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट का पावर k प्लस 1, तो यहाँ से k कैसे बताओगे, 1 को आप लिख सकते हो ए डिटरमिनेंट का पावर 0, वैल्यू है ना, क्योंकि किसी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो k प्लस 1 0 हो जाएगा, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो -1 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, ए इफ फाइंड ए मैट्रिक्स इफ दिस इज गिवन। एक तो इसका लेंथी मेथड है भाई, आप ए को लेट कर लो ABCD और इक्वेशंस बना लो 4 ABCD में, बट हम आज हम इसको इजी मेथड से करेंगे। तो ये मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, फिर ए लिखा हुआ है, फिर एक और मैट्रिक्स है, और उस तरफ एक और मैट्रिक्स है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो मैं क्या इस गिवन फॉर्मेट को बी ए सी इक्वल्स टू डी जैसा लिख सकता हूं, यानी मैंने इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, इस मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, और इस लास्ट वाले मैट्रिक्स को डी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, ऐसा सेलेक्ट कर लिया, तो बी ए सी लिख दिया, बी ए सी इक्वल्स टू डी। इतना क्लियर हुआ। हमने यहां से ए पता करना है, और बी और सी और डी गिवन है। इक्वेशंस बना के करना भी गलत नहीं होता, लेकिन लेंथी बहुत होता है, और कई बार इक्वेशंस में हमारी मिस्टेक भी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 4 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करना टिपिकल है। तो इसमें फिर क्या करें, आप एक काम करो, इसमें बी इनवर्स सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अभी देखो, चलो यहीं लिख दूंगा मैं, बी इनवर्स बी ए सी इंटू सी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स डी सी इनवर्स, यानी मैंने दोनों तरफ बी इनवर्स से तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया और सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या होता है बताऊं, बी इनवर्स इंटू बी, कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, इंटू ए, ये भी क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, और उधर बी इनवर्स डी और सी इनवर्स, 3 मैट्रिक्स को इजिली मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आई इंटू आई स्क्वेयर, आई का कोई भी पावर हो आई ही होता है, और आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। तो फाइनली ए का वैल्यू कितना आ गया भाई, बी इनवर्स डी एंड सी इनवर्स, ये आ गया ए का वैल्यू। इजी है। तो बी इनवर्स निकालना कितना मुश्किल काम है, ए ही तो निकालना था ना हमने। तो देखो बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब यहां पे देखना आप, बी इनवर्स क्या होगा भाई, 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये बी इनवर्स होगा। बी डिटर्मिनेंट निकालो, बी मैट्रिक्स है ना, 3 2 जा 6 - 4 1/2 हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा। अब आप इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी का एडजॉइंट कैसे निकालोगे, ये मैट्रिक्स है ना, डायगोनल एलिमेंट को स्वैप करो, ये 3 ये 2, ठीक है, और नॉन डायगोनल का साइन बदल दो, -4 -1, ये आ गया ना बी इनवर्स एकदम से। और ए इनवर्स नहीं, सी इनवर्स चाहिए ना, सी इनवर्स क्या होगा, 1/c का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो c का डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, देखो 0 - 2 -1/2, और एडजॉइंट ऑफ c कैसे निकालोगे आप, ये c मैट्रिक्स है ना, c का एडजॉइंट कैसे निकालोगे,
इनको स्वैप कर दो, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, और बाकी के साइन -2 -1, तो ये सी का इनवर्स आ गया। तो ये सी इनवर्स मैट्रिक्स और ये बी इनवर्स मैट्रिक्स और ये डी मैट्रिक्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आ जाएगा। 3 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले 2 को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। तो यहां पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर एक ही लाइन में। तो देखो कैसे हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे यहाँ पे। लेट अस सी फाइनली व्हाट वी विल राइट। ए वी नीड टू टेल ना, ए मैट्रिक्स विल बी, फर्स्टली राइट बी इनवर्स। बी इनवर्स का नंबर आगे लिख लो आप 1/2, और सी इनवर्स का नंबर क्या है? -1/2। तो आप एक काम करो, आगे -1/4 लिख लो। यार नंबर तो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो आप बी इनवर्स, क्या मैट्रिक्स है? 3 -4 -1 एंड 2, और उसके बाद डी मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखा है 1 6 3 -2, और इनटू में सी इनवर्स, उधर से -1/2 तो आगे ले आए ना उसका, 3 -2 -1 एंड 0। ये 3 मैट्रिसेस हमने मल्टीप्लाई करने हैं लाइन में। तो पहले 2 को करो, ये मैंने एक डब्बा लगा दिया, एक डब्बा ये इसके नाम का है, आखिरी वाली के नाम का, 3 -2 -1 एंड 0, और इधर आगे कौन है भाई? आगे कौन है? माइनस का 1/4 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या एलिमेंट आएगा? 3 एंड -12 -9 बनेगा ये वाला एलिमेंट, -9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 18 एंड +8 26, ये बनेगा 26, वेरी गुड। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 6 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम -6 -4 -6 -4 -10 होगा ना। अब फाइनली आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके लिख देना, और आगे फिर हर एलिमेंट के नीचे 4 से -1/4 से डिवाइड कर देना। तो बताओ ये इजीएस्ट मेथड है या नहीं इसको सोल्व करने का? ए मैट्रिक्स अगर आप लेट करोगे ना ABCD, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा। इसमें कोई मिस्टेक है क्या? ये सही लिखा है सब कुछ, ठीक है। तो फाइनली एक लास्ट स्टेप आप खुद कर लेना इसका, तो वो आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इस तरह का क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स, जो कि आप खुद निकाल लेना। हैंस प्रूव दैट A² -4A -5I इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। पहले ए इनवर्स, एक तो ए इनवर्स निकालना है इस क्वेश्चन में। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ A बाय A डिटरमिनेंट, और एक ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल प्रूव करके दिखाना है, A² -4A -5I इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का यूज करके इनवर्स निकालना तो है सिलेबस में, वो देखें आगे क्वेश्चन तो नहीं, तो ईजी है, आप खुद कर लेना।